हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हाई क्वालिटी नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ई बुक्स एंड ई नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। जैसा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है वैसे हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। इन सभी चीजों को अवेल करने के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करते रहना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक तो जल्दी से लाइक कीजिए। और इसी बात पे हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो सेशन है वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। अभी तक स्टूडेंट्स हमने कंबशन एंड फ्लेम एक एक टॉपिक वाइज सभी कुछ अच्छे से क्लियरली समझ लिया है और अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो आपको इसमें हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, साथ ही साथ आप नोट्स बना सकते हैं। सो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट कंडीशंस अंडर कंबशन टेक प्लेस। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कंबशन क्या है। कंबशन, व्हाट वाज कंबशन? कंबशन एक केमिकल फिनोमेना था जिसमें क्या होता था, जिसमें कोई भी फ्यूल, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, कोई भी फ्यूल in the presence of oxygen, उसको जब हम हीट करते थे तो किस चीज का प्रोडक्शन होता था? लाइट एंड हीट का। तो जब आप उसको बर्न करें तो किस चीज का प्रोडक्शन होगा? लाइट एंड हीट का। सो कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी फ्यूल ऑन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स लाइट एंड हीट। दिस फिनोमेना इज नोन एज कंबशन। अब स्टूडेंट्स, कंबशन के लिए तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है कंबशन की वो है फ्यूल। अब स्टूडेंट्स, वो फ्यूल जो कंबशन के फिनोमेना को शो करते हैं उन फ्यूल्स को हम कहते हैं कंबस्टिबल। कंबस्टिबल ऐसी चीजें होती हैं जो आग लगने के बाद, बर्न करने के बाद क्या प्रोड्यूस करती हैं? हीट एंड लाइट। सो ऐसी चीजें जो हीट और लाइट का प्रोडक्शन करती हैं उनको हम कहते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। और ऐसी चीजें जो नहीं प्रोड्यूस करती उनको हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। सो जो कंबशन शो करेंगे वो होंगे हमारे कंबस्टिबल मटेरियल, जो कंबशन नहीं शो करेंगे वो होंगे हमारे नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। इज दैट क्लियर? सो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए फ्यूल यानी कि कंबस्टिबल मटेरियल। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंबशन का वो है ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन हो ही नहीं सकता। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए यहां पे वो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड हमें क्या प्रोड्यूस होगा? लाइट और हीट का प्रोडक्शन होगा। इज दैट क्लियर? सो कंबशन के क्या क्या रिक्वायरमेंट है? अ कंबस्टिबल मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएट इग्निशन टेम्परेचर। हमने देखा था किसके बारे में? इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सपोज यहां पे एक मैचस्टिक है एंड मैचस्टिक के ऊपर यहां पे एक बड रहती है, आपको पता है। लेकिन क्या मैचस्टिक रूम टेम्परेचर पे खुद जल जाती है? सोचो, आपकी मैचस्टिक एक मैच बॉक्स के अंदर रखी है, क्या वो मैचस्टिक खुद से बर्न हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे मैचस्टिक का इग्निशन टेम्परेचर नहीं आया। जैसे ही आपने मैच बॉक्स के अगेंस्ट, जैसे ही आप यहां पे मैच बॉक्स के अगेंस्ट इसको रब करोगे
तो ऑन रबिंग क्या हो जाएगा, मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे ही मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर आया, मैच स्टिक फायर कैच कर लेगी और वो बर्न करने लगेगी। सो इग्निशन टेम्परेचर, हर फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये वो टेम्परेचर है जो रिक्वायर्ड रहता है कोई भी चीज को जलने के लिए या आग कैच करने के लिए। तो जब तक उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा, वो आग को कैच नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अब यही अगर मैं एक पेपर का एग्जाम्पल लूं, यहीं अगर मैं एक पेपर का एग्जाम्पल लूं, ये रहा मेरा पेपर, ठीक है। अब इस पेपर को मैं यहाँ पे मैच स्टिक पास, जो जलती हुई मैच स्टिक थी हमारी, वो मैं इस पेपर के पास लाऊं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये मैच स्टिक इस पेपर को भी आग लगाएगी। बट क्या वो मैच स्टिक की तरह आग लगेगा? नहीं। पेपर को कैसे आग लगता है? धीरे 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 वो जलना शुरू होता है, फिर वो पूरे में आग स्प्रेड होती है। सो जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग है मैच स्टिक के कंपैरिजन में। यही अगर मैं वुड लूं, यहाँ पे मैंने वुड के ब्लॉक्स लिए, तो ये है मेरा वुड। यही अगर मैं वुड लूं और इस मैच स्टिक को वुड से जलाऊं, तो क्या वुड में आग लग जाएगी? नहीं, क्योंकि वुड में आग लगाने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा? केरोसिन। यहां पे आपको चाहिए केरोसिन। तो क्योंकि वुड पे आग लगाने के लिए पूरे, जैसे ही आपने केरोसिन डाला वुड के ऊपर, देन आप मैच स्टिक लाए, वो तुरंत से आग कैच कर लेगा। तो हर चीज का, यहाँ पे पेपर हो, सबसे पहले पेपर हो या मैच स्टिक हो या वुड हो, हर चीज का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। और इग्निशन टेम्परेचर वो पॉइंट है, इग्निशन टेम्परेचर या पॉइंट, इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट है जिसको पहुंचना बहुत जरूरी रहता है। और जैसे ही ये सारी चीजें अपने अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आ जाती हैं, उसके बाद आग लगना शुरू होती है या उसके बाद इन ऑब्जेक्ट्स पे फायर कैच होती है। तो हमें क्या समझ आया कि हर चीज का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। और स्टूडेंट्स, इग्निशन टेम्परेचर लोएस्ट किसका रहता है? लोएस्ट रहता है पेट्रोल का। तो इसीलिए पेट्रोल को हम क्या कहते हैं? हाईली इन्फ्लेमेबल। पेट्रोल को क्या कहते हैं? हाईली इन्फ्लेमेबल, क्योंकि पेट्रोल हल्की सी चिंगारी से भी फटाफट आग कैच कर लेता है। सो यहाँ पे पेट्रोल हो, पेपर हो, मैच स्टिक हो, केरोसिन हो या वुड हो, हर चीज का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। और इग्निशन टेम्परेचर वो पॉइंट है। अब पेट्रोल पड़े पड़े तो आग नहीं लगती ना, पेट्रोल को आग तब लगेगी जब पेट्रोल अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आएगा। जैसे ही पेट्रोल को इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा, वो तुरंत से फायर कैच कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर है। सो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है फ्लेम को कैच करने के लिए। इज दैट क्लियर? और पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर लोएस्ट है, यानी कि बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर पे वो आग कैच कर लेता है। लेकिन वुड का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो धीरे धीरे, जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं रीच करता, वो तब तक फायर को कैच नहीं करता। सो इससे हमें क्या समझ आया कि कोई भी फ्यूल हो या कंबस्टिबल मटेरियल हो, उसका इग्निशन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है रीच होना, ताकि वो कंबशन कर पाए, ताकि उसका कंबशन हो पाए। सो कंबशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कंबशन के लिए हमें चाहिए फ्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट कंबस्टिबल मटेरियल या फ्यूल। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये सभी कुछ किसी काम का नहीं है। जब तक ऑक्सीजन है तब तक फायर कैच करेगी। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया, फायर बुझ जाएगी। तो आपको अगर कंबशन करना है तो सबसे पहले ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, दूसरा फ्यूल का होना या कंबस्टिबल मटेरियल का होना जरूरी है। इसी जगह अगर मैं स्टोन को लगाऊं आग, तो स्टोन तो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है, तो कितनी भी आग लगा लो स्टोन को आग नहीं लगेगी।
क्योंकि स्टोन का इग्निशन टेम्परेचर रीच ही नहीं करता, इसीलिए वो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है। तो आपको कंबशन करने के लिए ऐसा मटेरियल लेना जरूरी है जो कंबशन कराए, इसीलिए कंबशन के लिए कंबस्टिबल मटेरियल का होना जरूरी है। दूसरा, कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कंबशन हो ही नहीं पाएगा। तीसरा, इग्निशन टेम्परेचर, अगर इग्निशन टेम्परेचर ही रीच नहीं करेगा तो फ्लेम फायर को कैच ही नहीं करेगी, या वो फ्यूल फायर को कैच ही नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? सो हमें क्या समझ आया इस पॉइंट के बाद कि 3 जो जरूरी चीजें हैं कंबशन के लिए, वो है सबसे पहला तो कंबस्टिबल मटेरियल, कि विदाउट कंबस्टिबल मटेरियल हमारा कंबशन की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। दूसरा, ऑक्सीजन के बिना कंबशन हो ही नहीं सकता, तो ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। जब तक कोई भी फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होगा वो फायर को कैच ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? सो इससे हमें 3 चीजें समझ आई जो जरूरी है कंबशन के लिए। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको कह सकते हो ब्लैंक कॉलम्स दिए हैं जिसको आपको फिल करना है। तो ऑप्शन ए है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर। अब हमें पता है वुड और कोल क्या है, सॉलिड चीजें, और सॉलिड चीजें जब हम कंबशन कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, और स्मोक की वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। स्मोक की वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? नाउ ऑप्शन बी, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड एट होम इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि लिक्विड फ्यूल है। अगर इसी की जगह कंप्रेस्ड गैस होता तो आप जरूर कहते सीएनजी, लेकिन यहां पे आपसे पूछा है लिक्विड फ्यूल, तो वो है लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका नाम ही है एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम डोमेस्टिक यूजेस करते हैं। नाउ सी, a fuel must be heated to its, I just told you, फ्यूल को अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आना जरूरी है। अगर वो इग्निशन टेम्परेचर को नहीं रीच करेगा तो वो फायर को कैच ही नहीं कर पाएगा। तो फ्यूल को इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now, D option, fire produced by oil cannot be controlled by। अब अगर ऑयल से आग लगी है तो आप उसको पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते, so you cannot control it with the help of water। फायर से जो आग लगी है वो पानी के साथ कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सप्लोजन होता है। Oil is a combustible, highly combustible material, inflammable material, and अगर एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में inflammable material burst हो जाए तो क्या प्रोड्यूस होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। सो एक्सप्लोजन जब भी हुआ हो उसको आप वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? सो यहां पे हम अपने आंसर्स देख लेते हैं। Burning of wood and coal causes air pollution. A liquid fuel used at home is liquefied petroleum gas. Fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning. D, fire produced by oil cannot be controlled by water. Is that clear? चलिए. Coming to question number 3. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in a city. अब हमें पता है CNG को हम क्या कहते हैं, CNG को हम कहते हैं स्मार्ट फ्यूल। क्या कहते हैं इसको हम, स्मार्ट फ्यूल। क्यों CNG को स्मार्ट फ्यूल, सेफ फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि CNG कम से कम लेस स्मोक का प्रोडक्शन करता है, लेस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और ये सारी चीजें क्या कॉज करती हैं, ये सारी चीजें पोल्यूशन कॉज करती हैं।
और क्योंकि सीएनजी इन सभी का कम से कम प्रोडक्शन करता है, इसीलिए सीएनजी को हम सेफ फ्यूल या स्मार्ट फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये लेस एयर पोल्यूशन कॉज करता है। क्योंकि सीएनजी क्या करता है, लेस एयर पोल्यूशन कॉज करेगा। सो क्यों सीएनजी बेटर है, क्योंकि सीएनजी कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, सीएनजी कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, सीएनजी कम स्मोक प्रोड्यूस करेगा। और यही सब चीजें हैं, यही सारे कारण हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो जो चीज इन सभी चीजों का कम प्रोडक्शन करेगी वो बेनिफिशियल तो है ही, इसीलिए सीएनजी इज अ बेटर फ्यूल, क्योंकि वो एयर पोल्यूशन कम से कम कॉज करता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज as it is the quality fuel and has some benefits। CNG एक सेफ फ्यूल है क्योंकि उसकी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए हम उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन कम से कम कॉज होता है। सो पहला, इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, लेस कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, एसिड रेन कॉज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें CNG कम से कम रिलीज करता है, तो ये सब बहुत ही हेल्प करते हैं कम लेस एयर पोल्यूशन के लिए। नाउ बी, इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू आफ्टर इट्स कंबशन, यानी कि कोई स्मोक प्रोडक्शन नहीं होता कंबशन के बाद। तो कितनी अच्छी बात है, इसीलिए हम सीएनजी को प्रेफर करते हैं। अगर हम अपनी ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कम एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, कम कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगी, जो सारी चीज़ें एसिड रेन कॉज करती है, तो कम एयर पोल्यूशन होगा और स्मोक का प्रोडक्शन कम से कम होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, Coming to question number 4, compare LPG and wood as a fuel। तो हमें पता है LPG is liquefied petroleum gas और wood। अब आपको इन दोनों को फ्यूल के उसमें कंपेयर करना है कि कौन सा कैसा फ्यूल है। तो सबसे पहले LPG को देख लेते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डज नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन कंबशन। सो LPG भी बहुत कम पोल्यूशन कॉज करती है, लेकिन अगर आप वुड को बर्न करोगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है। LPG नो स्मोक इज प्रोड्यूस, LPG कोई कंबशन के बाद कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वुड को जैसे हम जलाएंगे तो स्मोक का प्रोडक्शन होता है। इट इज ए लिक्विड फ्यूल, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो LPG इज अ लिक्विड फ्यूल, वेयर एज वुड इज अ solid fuel। तो wood is a solid fuel। Now LPG has a calorific value of more than 55,000 kilojoules per kg, whereas wood has 17,000 kilojoules per kg। Now fifth option, it can be easily transported as it is stored in the cylinder। अब LPG इतना ज़्यादा कह सकते हो लिक्विड फॉर्म है और उसको हम किसी भी सिलेंडर में भर के कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्मार्ट फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है। एंड उसी की जगह अगर मैं वुड कहूँ तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता LPG के कंपैरिजन में। सो हमें ये समझ आया कि कौन सा बेटर फ्यूल है, क्या LPG बेटर फ्यूल है या वुड बेटर फ्यूल है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ बेटर फ्यूल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे कम एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे, ये स्मोक का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, एंड स्टूडेंट्स ये लिक्विड है तो इसको किसी भी फॉर्म में सिलेंडर में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहीं अगर मैं वुड को देखूं तो पहली बात तो वुड स्मोक प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होगा एंड उसको इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो बेटर फ्यूल अगर देखा जाए तो इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सिचुएशंस दी हुई हैं जिसका आपको जवाब देना है। तो पहला ऑप्शन है, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब दिमाग लगाओ,
क्यों? अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए और शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो क्या आप उसको पानी से ठीक करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओगे अभी कमेंट सेक्शन पे कि क्यों आप इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली फायर को पानी से कंट्रोल नहीं करते? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ऑब्वियसली मैम, हम कैसे ही कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी को पानी दे दिया तो और इलेक्ट्रिक शॉक ना बढ़ जाए, इसीलिए ऑब्वियसली आप पानी का यूज नहीं करोगे, है ना। और अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना और आपने लाइक नहीं करा है अभी तक वीडियो को, तो जल्दी से पहले लाइक करो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। अब आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। तो सिंस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, उस पर्सन को या उस इलेक्ट्रिकल शॉक में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, और इस केस में हम क्या करेंगे, शॉक टू द पर्सन यूजिंग हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इस केस में आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करो, पानी मत यूज करो। नाउ एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अब आप बताओ, अभी हमने पढ़ा कि एलपीजी इज अ बेटर फ्यूल, क्यों? क्योंकि पहली बात तो एलपीजी कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा, नो स्मोक प्रोडक्शन। उसके बाद हमने क्या देखा, एलपीजी इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, एलपीजी इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, उसको हम सिलेंडर के फॉर्म में कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एलपीजी लेस एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, एलपीजी कॉजेस लेस एयर पोल्यूशन। सो जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि एलपीजी इज अ बेटर फ्यूल देन वुड। इज दैट क्लियर? चलिए, now LPG is a better domestic fuel than wood because it does not produces gases nor does it leave any residue behind, यानी कि स्मोक का प्रोडक्शन नहीं होता। moreover it has more calorific value than wood, और कम फ्यूल में ज़्यादा फ्लेम प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा फ्यूल है फॉर डोमेस्टिक पर्पस। Coming towards our next question, question number C. Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे एक पेपर है, ठीक है, और ये एक और पेपर है, इस पेपर पे मैंने एल्यूमिनियम की रैपिंग कर दी, इस पेपर पे मैंने एल्यूमिनियम की रैपिंग कर दी, और ये जो पेपर है और ये जो पेपर है ये बेयर पेपर है। अब मैं एक मैच स्टिक रखूंगी बीच में, ठीक है, इस मैच स्टिक पे मैं फायर लगा देती हूं। अब आप मुझे बताओ कि ए वाला पेपर जल्दी फायर कैच करेगा कि बी वाला पेपर? आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, जो पेपर विदाउट एल्यूमिनियम है वो फास्ट फायर को कैच करेगा, क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जल्दी आ जाता है और वो जल्दी से फायर कैच कर लेगा। लेकिन यही जहां पे मैंने एल्यूमिनियम को रैप कर दिया, एल्यूमिनियम ने क्या करा, एल्यूमिनियम ने पास ही नहीं होने दी हीट, और क्योंकि एल्यूमिनियम ने हीट ही पास होने नहीं दी, उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रीच ही नहीं होगा या बहुत लेट होगा। तो क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर लेट रीच होगा, इसीलिए उसमें आग लेट लगेगी और चांसेस है कि आग लगे ही ना। लेकिन जिस पेपर में, जो बेयर पेपर है जिसके ऊपर कोई एल्यूमिनियम नहीं है, वहां पे आग जल्दी लग जाएगी, क्योंकि एक ही रीजन है, ignition temperature, only one answer, that is ignition temperature। कोई भी कंबस्टिबल चीज का इग्निशन टेम्परेचर रीच कर गया तो उस पे आग लग जाती है। आप बस इतना याद रख लो, कोई भी कंबस्टिबल चीज, पेपर, वुड, हमारे फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, ये सारी कंबस्टिबल चीज है। कोई भी कंबस्टिबल चीज का इग्निशन टेम्परेचर रीच कर गया तो उसमें इजीली फायर कैच हो जाती है। इज दैट क्लियर? सो इसका आंसर देख लेते हैं। एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो, द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, और क्योंकि वो जो पेपर है जिसके अराउंड कोई एल्यूमिनियम की कवरिंग नहीं है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, उसमें जल्दी से आग लग जाएगी। एंड अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर इजीली एज हीट इज बीइंग गेट
absorbed by the aluminum pipe and the piece of paper does not get its ignition temperature. और क्योंकि एल्यूमिनियम हीट को रीच करने ही नहीं देगा, हीट को पास ही नहीं करने देगा, तो पेपर पे इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं आएगा, और जब तक उस पेपर को इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो फायर को कैच ही नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? और यही एग्जाम्पल अगर हमने आपको बताया कि आप एक पेपर लो, उस पेपर के अंदर पानी रख लो, तब भी इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचता. क्यों? क्योंकि सारी हीट कौन अब्सॉर्ब कर लेता है? वाटर. तो क्योंकि वाटर ने सारी हीट अब्सॉर्ब कर ली, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रीच ही नहीं होता, इसीलिए उस पेपर पे भी आग नहीं लगती. लेकिन यही अगर आप बेयर पेपर लो विदाउट वाटर, विदाउट एल्यूमिनियम, वो इजीली फायर कैच कर लेगा. क्यों? क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, और क्योंकि जैसे ही आप हल्की सी एक चिंगारी भी दोगे या मैचस्टिक सामने रखोगे वो तुरंत फायर कैच कर लेगा. लेकिन यही अगर वाटर और एल्यूमिनियम के साथ आपने रखा तो सारी हीट कहां चली जाएगी? वाटर के अंदर या एल्यूमिनियम के अंदर, जिसकी वजह से पेपर को इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा, और जब तक इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होगा हमारी पेपर में आग ही कैच नहीं होगी. इज दैट क्लियर? So I hope this will be clear to you. Now coming to question number 6, make a label diagram of a candle flame. So यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताना है जिसमें एक फ्लेम है. अब फ्लेम के कई जोन्स होते हैं स्टूडेंट्स. तो फ्लेम का जो आउटर मोस्ट जोन होता है दैट इज कंबशन. दैट इज कंबशन ब्लू कलरिश का होता है. जो मिडिल, ये जो आउटर जोन है, ये आउटर जोन है, इसको हम ब्लू कलर से ही बनाते हैं. ये जो आउटर जोन है हम बोलते हैं इसको कंबशन जोन, एंड जनरली ये एक ब्लूइश कलर का टिंच देता है. जो मिडिल जोन होता है उसको हम कहते हैं मिडिल जोन ऑफ फ्लेम, एंड ये यूजुअली येलो कलर के रहते हैं. एंड जो मिडिल पार्ट रहता है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट वो ब्लैक रहता है, क्योंकि वो अनवैक्स्ड या अनबर्न्ड सब्सटेंसेस रहते हैं. एंड उसी की जगह अगर हम देखें तो जो बाहर का पार्ट है दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट. मिडिल पार्ट इज मॉडरेटली हॉट, लेकिन जो अंदर का इनर मोस्ट पार्ट है वो लीस्ट हॉट है. इसीलिए अगर जब भी हमें कोई चीज बर्न करनी है तो हमें आउटर मोस्ट फ्लेम के लेयर से बर्न करनी चाहिए, क्योंकि जो इनर मोस्ट लेयर है फ्लेम की, वो किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि वो अनबर्न्ड सब्सटेंसेस है. वो क्या है? वो वेस्ट है. और जो आउटर मोस्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट है, इसीलिए अगर हम तुरंत उसके पास कोई चीज लाएंगे तो वो फायर कैच कर जाएगी. यही अगर मैं फ्लेम के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखूंगी तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो लीस्ट हॉट पार्ट है. इज दैट क्लियर? सो आउटर मोस्ट पार्ट इज द कंबशन जोन, मिडिल पार्ट जो पार्ट है इट्स अ पार्शियल कंबशन, और जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वो बिल्कुल कंबशन शो नहीं करता, वो अनबर्न्ड अनवैक्स्ड पार्ट है. इज दैट क्लियर? तो हमने क्या समझा? सो बेसिकली जो बाहर है वो हॉटेस्ट है, जो मिडिल में है वो कम मॉडरेटली हॉट है, और जो इनर मोस्ट है वो बिल्कुल भी हॉट नहीं है. इज दैट क्लियर? तो ये है हमारे जोन्स ऑफ फ्लेम्स, जो हर आप नोटिस करते होंगे कि जो बाहर होता है फ्लेम का वो यूजुअली ब्लूइश कलर का रहता है, जो मिडिल वाला रहता है वो हल्का सा येलोइश टिंच आपको देता है, लेकिन जो इनर मोस्ट पार्ट है वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का हो जाता है. अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं करा है तो जल्दी से कैंडल जलाओ अपने सामने और फिर आप नोटिस करो कि फ्लेम के अलग अलग कलर्स दिखते हैं हमें. क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है. ब्लू पार्ट जो रहता है वो हॉटेस्ट पार्ट रहता है और वो सबसे ज्यादा कंबशन शो करता है. जो मिडिल पार्ट रहता है वो मॉडरेटली हॉट रहता है, येलोइश कलर का रहता है, लेकिन जो लीस्ट कह सकते हो हॉट है वो है इनर मोस्ट, जो ब्लैकिश कलर का दिखता है. क्योंकि वो अनबर्न्ड अनवैक्स्ड सब्सटेंसेस होते हैं. इज दैट क्लियर? सो ये है डायग्राम, द जोन्स ऑफ फ्लेम. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed. तो जो हमारी कह सकते हो कैलोरीफिक वैल्यू है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी फ्यूल कितना अच्छा है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल्स में. ऐसे लिखते हैं किलो जूल्स पर केजी, तो पर किलोग्राम. तो किलो जूल्स पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू. इज दैट क्लियर?
Coming to next question, question number 8. Explain how carbon dioxide is able to control fire. अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि फायर के लिए क्या चाहिए? फायर लगने के लिए 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए. पहली, फ्यूल, वो फ्यूल या कंबस्टिबल मटेरियल. फायर लगने के लिए हमें चाहिए कोई भी फ्यूल या कंबस्टिबल मटेरियल. दूसरा हमें चाहिए ऑक्सीजन. दूसरा क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन. तीसरा हमें चाहिए इग्निशन टेम्परेचर. तीसरा हमें चाहिए इग्निशन टेम्परेचर. जब ये तीनों चीजें रहती हैं तभी फायर या तभी आग लग पाती है. अब स्टूडेंट्स, अगर आपके यहाँ पे कहीं आग लग गई, किसी के घर पे आग लग गई या किसी के कपड़ों पे आग लग गई, कहीं भी फायर कैच कर गई, तो आपको पता है कि फायर को जलने के लिए 3 सबसे ज्यादा जरूरी चीज चाहिए. पहला, कंबस्टिबल मटेरियल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर. अगर आपने इन तीनों को, मतलब ये एक फ्लो है, ये सब आपस में रिलेटेड है. कैसा है? ये सब आपस में रिलेटेड है. अगर आपको फायर को रोकना है तो इन 3 चीजों में किसी एक को कट कर दो. तो अगर आपने किसी एक को कट कर दिया तो अब इनका फ्लो नहीं हो पाएगा और इनका जो कह सकते हो एक चार्ट है, फ्लो चार्ट, वो वही कट हो जाएगा. क्योंकि इनका फ्लो ही कट हो गया, आग उसी टाइम बंद हो जाएगी. तो जब भी कहीं आग लगती है, आप बस 3 चीजों में से किसी एक चीज को कंट्रोल कर लो एंड फायर का जलना वही कंट्रोल हो जाएगा. सो फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर इस ऑक्सीजन को कट कर देते हैं. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करके. हमने उस एरिया में जहां फायर कैच हुई है, उस एरिया को बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करा. तो क्या हुआ? अल्टीमेटली ऑक्सीजन कट हो गया. क्योंकि ऑक्सीजन कट हो गया, ये फ्लो ही हमारा कट हो गया. एंड क्योंकि हमारा एक चार्ट जो एक लिंक रिएक्शन है, वो रिएक्शन ही टूट गई. क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो फायर जल ही नहीं सकती. तो आपने ऑक्सीजन, जो सबसे मेन पार्ट है ऑक्सीजन, उसी को ही कट कर दिया. तो ना रहेगा ऑक्सीजन, ना जल पाएगी फायर. तो क्या करते हैं हम? यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से इस ऑक्सीजन को कट कर देते हैं ताकि हमारा जो पूरा रिएक्शन है वो टूट जाए, अधूरा रह जाए और फायर जलना बंद हो जाए. इज दैट क्लियर? सो ये है मेन रीजन. So as carbon dioxide is heavier than oxygen, it forms a blanket around fire, because of which supply of air is stopped. It brings down the temperature of the burning substances. In these way, it plays a significant role in controlling fire. So हमने क्या करा? अगर हमारे सामने कोई इंसान है जिसके कपड़ों में फायर कैच हो गई, हम क्या करेंगे? हम उसको रैप कर देंगे ब्लैंकेट से. और वो ब्लैंकेट क्या करेगा? वो एक कवर प्रोवाइड करेगा एयर से. जैसे ही एयर मिलना बंद होगी, फायर वहीं स्टॉप हो जाएगी. यहां हम फायर एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर देंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के सामने एक ब्लैंकेट, एक शील्ड की तरह खड़ी हो जाएगी. तो ना रहेगा ऑक्सीजन, ना सप्लाई ऑक्सीजन का आएगा, ना ही फायर कंटिन्यू करेगी. तो इस तरीके से हमने फायर को कंट्रोल करा. इज दैट क्लियर? चलिए, Question number 9. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. So students, जो हमारी green leafy जो वे हैं leaves, वो बहुत मुश्किल से फायर कैच करती है. लेकिन यहीं अगर मैं बात करूं कि सूखी पत्तियों की, जो ऐसी सूखी पत्तियां हैं वो तुरंत फायर कैच कर जाती हैं. तो इसका रीजन आपको बताना है और यही मेन रीजन है फॉरेस्ट फायर का. क्योंकि फॉरेस्ट फायर में जो सबसे जल्दी फायर कैच करती हैं वो है ये लीव्स, ड्राई लीव्स. क्योंकि ड्राई लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, और क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वो तुरंत फायर कैच कर जाती हैं.
सो स्टूडेंट्स द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर, और जो हरी भरी पत्तियां होती हैं उनमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है. सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज इंक्रीज, और क्योंकि उनमें वाटर प्रेजेंट है तो सारी हीट वाटर ले लेता है, इसलिए उनका इग्निशन टेम्परेचर हायर है. लेकिन यही अगर मैं बात करूं ड्राई लीव्स की, जो कि बिल्कुल पानी के बिना है, वाटर लेस है, और क्योंकि उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, और क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है, वो तुरंत फायर कैच कर जाएंगी, और तुरंत फायर कैच करने के बाद क्या होता है, फॉरेस्ट फायर. क्योंकि अगर हल्का सा भी स्पार्क आ गया तो ड्राई लीव्स फटाफट से फायर कैच कर जाएंगी, और ये आग इतनी जल्दी, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एयर का फ्लोर है, और ये आग इतनी जल्दी स्प्रेड होती है कि ये बहुत बड़े बड़े एरियाज में स्प्रेड हो जाती है. एंड स्टूडेंट्स, एक बार ये फॉरेस्ट फायर स्प्रेड हो जाए तो बेचारे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, जिनकी तो कोई गलती भी नहीं होती, वो भी सफर करते हैं. इसीलिए जो ड्राई लीव्स होती हैं, कहते हैं कि इनसे थोड़ा ध्यान से इनके केयरफुली रखो, क्योंकि अगर इनमें हल्का सा भी कहीं से स्पार्क आ गया, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से हो, चाहे वो हाई हीट की वजह से हो, चाहे वो मैन मेड हो, या आपने गलती से मैच स्टिक छोड़ दी, या आपने बीड़ी सिगरेट कुछ भी छोड़ दिया फॉरेस्ट के अंदर, तो वो क्या करता है, वो हल्के से भी इग्निशन टेम्परेचर में जल्दी फायर कैच कर जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है फॉरेस्ट फायर. इज दैट क्लियर? चलिए, coming to question 10, which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver? Why? कौन सा पार्ट ऑफ फ्लेम है जो गोल्डस्मिथ वो लोग होते हैं सुनहारे को इंग्लिश में गोल्डस्मिथ कहा जाता है. तो सुनहार कौन सा यूज करते हैं जोन ऑफ फ्लेम गोल्ड को और सिल्वर को पिघलाने के लिए? सो गोल्डस्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन, जो कि हॉटेस्ट है, आउटर मोस्ट जोन जो कि हॉटेस्ट है, जिसको हम कंबशन जोन कहते हैं, और ये किस कलर का रहता है, ये रहता है ब्लू कलर का. इज दैट क्लियर? सो आउटर मोस्ट जोन जो कि हॉटेस्ट है, उसका यूज करके हम मेल्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर को. इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैविंग हाईएस्ट टेम्परेचर, और जिस चीज का टेम्परेचर हाईएस्ट है, अगर आप उससे बर्न करोगे तो वो चीज जल्दी पिघल जाएगी. इज दैट क्लियर? सो हम जो गोल्डस्मिथ्स रहते हैं, जो सुनार रहते हैं, वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्लेम को यूज करते हैं, जो यूजुअली ब्लूइश कलर की रहती है, कंबशन जोन कहते हैं, और वो हॉटेस्ट रहती है, उसका टेम्परेचर हाईएस्ट रहता है. Coming to question number 11, in an experiment 4.5 kg of fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoules. कैलकुलेट द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. सो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कि कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल को कैलकुलेट करने के लिए आपको जितनी हीट प्रोड्यूस है उसको डिवाइड करना है टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल से. तो हमें पता है कितनी हीट प्रोड्यूस है, यहां गिवन है 1,80,000 किलो जूल्स हीट प्रोड्यूस है, और टोटल कितना था 4.5 kg ऑफ फ्यूल. तो उसको हमें 4.5 kg ऑफ फ्यूल से डिवाइड करना है. तो आंसर क्या आएगा, 40,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम. सो करेक्ट आंसर इज 40,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम. इज दैट क्लियर? सो आप बस इतना याद रखो इस फॉर्मूला को कि टोटल कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल अगर कैलकुलेट करनी है तो कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस है उसको रखना है और डिवाइड करना है उसको टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल से. जितना भी अमाउंट ऑफ फ्यूल है उससे हमें डिवाइड करना है. तो हीट प्रोड्यूस को हम डिवाइड कर देते हैं अमाउंट ऑफ फ्यूल से, तो हमें क्या पता चल जाएगा, उस कंपोनेंट की कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. इज दैट क्लियर? चलिए, now question number 12, can the process of rusting be called as combustion? Discuss. जो आपने नोटिस करा होगा, आपके जो घर रहते हैं इनमें अगर आयरन की अलमीरा है तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाती है. हमारी जो आयरन अलमीरा हो गई या जो आयरन नेल्स हैं
जो कीलें पड़ी रहती हैं घरों में, इन सभी चीजों में कुछ टाइम के बाद एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस आके ऊपर उनके अटैच हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जंग लग गई। अरे इसमें तो जंग लग गई, अरे चाबी में तो जंग लग गई। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग, जिसमें हमारा मेटल, ये जो हमारा मेटल है ये करोड़ हो जाता है। ये अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं रहता, ये धीरे धीरे करोड़ होने लगता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, क्योंकि रस्ट लग गई। रस्ट यूजुअली कैसी होती है? ब्राउनिश कलर की रहती है, वो एक परत बना लेती है हमारी चीजों पे, मेटल के सरफेस पे, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो क्या रस्टिंग एक कंबशन का ही फिनोमेना है? और अगर है भी तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, ये आपको बताना है। So students, the process of rusting emits heat during the formation of its oxide, और वो रस्ट की लेयर जो बनती है, जो ब्राउनिश कॉपरिश कलर की रहती है, वो बनती है क्योंकि ऑक्साइड की लेयर बन गई। और हम इस प्रोसेस को कह सकते हैं स्लो कंबशन, क्योंकि धीरे धीरे रस्ट या करोड होता है वो मेटल सरफेस, इमीडिएटली नहीं होता। और क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस रहती है, इसीलिए हम इसे कंबशन कह सकते हैं, क्योंकि कंबशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हर वो चीज जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो रस्टिंग भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें ऑक्साइड की लेयर बनती है, इसीलिए हम इसे स्लो कंबशन कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, now students, coming to question number 13, Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will be heated in a shorter period of time. So हमें पता है कि फ्लेम के जो जोन्स हैं, जो जोन्स ऑफ फ्लेम है, वो क्या है? The outermost part is the hottest part. ये जो outermost part of the flame है, ये क्या है? ये hottest part है। outermost part is the hottest part of the flame। और उसी के साथ एक होता है हमारा येलो कलर का मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन इज लेस हॉट, ठीक है, या मॉडरेटली हॉट, लेस हॉट या मॉडरेटली हॉट, ठीक है। और जो इनरमोस्ट पार्ट है वो लीस्ट हॉट होता है। इनरमोस्ट पार्ट जो रहता है, इनरमोस्ट पार्ट वो लीस्ट हॉट है। सो हमें पता है जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो हॉटेस्ट है, जो मिडिल पोर्शन है वो मॉडरेटली हॉट है, और जो इनर मोस्ट पार्ट है वो बिल्कुल भी हॉट नहीं है, लीस्ट हॉट है। सो अब आपको बताना है कि दो बच्चे हैं, एक है हमारी अबीदा और दूसरा है रमेश। तो रमेश और अबीदा ने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने एक बीकर लिया, ये एक बीकर लिया, इस बीकर में उन्होंने पानी डाला। अब जो अबीदा है उसने बीकर रखा था येलो पार्ट में, तो जो अबीदा है अबीदा ने अपने बीकर को रखा था येलो पार्ट में, और रमेश ने अपने बीकर को रखा था कहां पे? बाहर हमारे ब्लूएस्ट पार्ट पे। सो आप बताओ किसके बीकर का पानी जल्दी खत्म होगा, अबीदा या रमेश? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि बाय नाउ आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट, और अगर आ गया है तो मुझे प्रूफ करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा। क्या अबीदा का पानी जल्दी गर्म होगा या रमेश का पानी? जल्दी बताओ। सो करेक्ट आंसर इज रमेश का पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि रमेश ने रखा था ब्लू पार्ट के में, और ब्लूएस्ट पार्ट यानी कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम जो कि हॉटेस्ट है, वेयर एज अबीदा ने रखा था मिडिल पार्ट में, येलो पार्ट में, जो मॉडरेटली हॉट है। लेकिन रमेश ने अपने बीकर को जिस फ्लेम पे रखा था वो फ्लेम आउटर मोस्ट पार्ट पे है, और क्योंकि वो हॉटेस्ट है इसलिए वो जल्दी गर्म होगा। सो सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। So the water which was put by Ramesh will get heated in a shorter period of time.
वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, बिकॉज उसने अपने पॉट को होल्ड करके रखा था हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द जोन ऑफ द फ्लेम, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है, जो कि ब्लू कलर का रहता है। कितनी अच्छी बात है। आज के बाद आई होप आपको ये चीज तो अच्छे समझ आ जाएगी कि जो फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट रहता है, फ्लेम का जो मिडिल पार्ट है वो मॉडरेटली हॉट रहता है, एंड फ्लेम का जो इनर मोस्ट पार्ट है जो ब्लैकिश कलर का रहता है वो लीस्ट हॉट रहता है। तो जब भी आपको कोई चीज बर्न करनी है, जल्दी से हीट करनी है, तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम से हीट करना, क्योंकि वो हॉटेस्ट रहता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी ही बहुत अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। अगर मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है तो जल्दी से कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर्स एंड स्टूडेंट्स किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे वीडियोस, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, डेली प्रैक्टिस पेपर सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उनको भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।